तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर। और 4 बजे जब हम आए थे तो आपको हमने वहाँ पे बताया था कि 7 बजे वाला जो सेशन होगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर्स से रिलेटेड क्विज़ और कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, फाइंड आउट करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन, नेचर क्या है उन क्वेश्चंस का और कितना हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसी के बेसिस पे अपना प्लान ऑफ एक्शन हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं आपको फटाफट अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। एंड देयर विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन आवर व्हाट डू यू से आवर सैंपल पेपर। तो पहले हम आपको लेके चलते हैं सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन को। ये हो गया इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो पेपर है 2025-26 वाले बच्चों के लिए सैंपल पेपर रिलीज किया गया है हमारे सीबीएसई के द्वारा। और एक एक करके यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप यहाँ से आते हुए देखोगे। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको बता दिया, हमने पढ़ा भी दिया है, कंप्लीट भी कर दिया, सारे कंटेंट्स को रिवीजन भी करवा दिया था हमने। और माइंड मैप्स के थ्रू भी हमने उसे कवर कर लिया था, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो सोवियत यूनियन, खाली सोवियत यूनियन से क्वेश्चन हमें ज्यादातर आते हुए दिख रहा है। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर चाइना इन 1979, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ये भी हमारे पास सेकंड बुक से है, ये भी सेकंड बुक से है, ये भी सेकंड बुक से है। अब एमसीक्यू में तो हमने नहीं क्वेश्चन देखा इस चैप्टर से आते हुए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हो आप। तो बात कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड, डेमोक्रेटाइजेशन की इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आई होप आपको याद होगा कि अभी हम रिसेंटली आपके लाइक क्या बोल सकते हो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाले चैप्टर को हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे। वहां पे हमने देखा था कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्क्राइब टू फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एज पर इट्स ट्रेडिशनल नोशन। हमने वहां पे बात की थी कि हमें एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना है, हमें वी शुड गो फॉर म्यूचुअल फ्रेंडशिप ट्रेड अपार्ट फ्रॉम दिस हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे आप कोऑपरेटिव सिक्योरिटी प्रमोट करोगे, उसको हम डिस्कस कर रखे हैं। वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम, सारे क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो रिलेटेड। फिर बात करते हैं रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। ये भी बात करते हो पोस्ट कम्युनिस्ट, तो ये आपका पहला चैप्टर से रिलेटेड है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इंडिया का रिलेशनशिप पूछा जा रहा है हमारे यूएसएसआर के साथ। नेगेटिव फीचर्स ईच ऑफ सोवियत सिस्टम, एनालाइज कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेलफेयर स्टेट ऑफ गेटिंग, ये भी हमने देखा है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन यहां से आप देख रहे हो इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है ना। ये भी आपका पहला चैप्टर सी। यहाँ पे देख रहे हो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन नहीं दिखा है। तो बेसिकली अगर देखें तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट स्टेट्स यूनाइटेड नेशन, ये तो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। डिस्पाइट ऑफ सीरियस डिफरेंसेस बिटवीन मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये भी हमारे पास यहाँ से रिलेटेड। पार्टी सिस्टम, रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टिक, नहीं। ये देखिए आ गया क्वेश्चन, देखिए असेस द रोल ऑफ आसियान एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। इसी के और पार्ट में आप पूछ रहे हैं कि जापान के बारे में बताइए, कैन जापान इफेक्टिवली फंक्शन एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, सपोर्ट योर आंसर्स विद लॉजिकल। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आपने यहाँ पे देख लिया। और ये देखिए हमारे लिए फाइनली बता रहा है हमें कि कितना मार्क्स यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारे पास यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस क्वेश्चन को अपने स्लाइड के अंदर, लास्ट वाला स्लाइड में हम चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो ये आपने एक क्वेश्चन यहाँ से देखा जो कि 6 मार्क्स में पूछा गया है। और जब हम चेक कर लेंगे पीवाईक्यूज को तो थोड़ा सा और हमें क्लियरिटी मिल जाएगा। ये तो इस बार का सैंपल पेपर देख रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, दिस इज एसोसिएटेड विथ
हाँ, व्हाट सैंपल पेपर, सैंपल पेपर 25-26, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अभी अभी आपने देखा है, पढ़ा है आज, लाइक इवनिंग वाले सेशन के दौरान भी आपको हमने बताया था कि आसियान एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन अगर बात करते हो तो किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने वहां पे इंडिया के रिस्पेक्ट में आप अपने लाइक पॉइंट को रख सकते हो। फिर बात कर सकते हो कि आसियान इकोनॉमिक एसोसिएशन की बात करते हो तो वहां पे आप बता सकते हो कि कैसे यहाँ पे उनका प्राइमरी एजेंडा ही है, प्राइमरी पिलर ही है पहले उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वहां पे इकोनॉमिक एसोसिएशन के तर्ज पे आप देख सकते हो कैसे साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में वो फॉर बोथ चाइना एंड इंडिया दे आर द प्राइमरी डेस्टिनेशन एंड फॉर देम वी टू कंट्रीज आर प्राइमरी डेस्टिनेशन। तो यही हमें इंटरडिपेंडेंस दोनों के बीच में बताना है और फिर ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन जापान इफेक्टिवली फंक्शन एज एन अल्टरनेटिव सेंटर पावर। यस ऑफ कोर्स, आप बताएंगे वहां पे कि दिस इज द like a country which is actually contributing like this is the highest contributor. I hope you आपने पढ़ा होगा कि आपको पता है कि जापान के बारे में थोड़ा सा मैं बताएंगे और वहां पे बताएंगे कि क्यों हम इसे सेकेंड लाइक वर्ल्ड लाइक इस वर्ल्ड में बात कर सकते हैं इसकी, जहां पे ये खुद अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर से फॉर्म उभरते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर बात करें इसके कंट्रीब्यूशन की तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर देखते हो कोई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आफ्टर यूएसए तो वो जापान ही है। बात करते हो आप इकोनॉमी की तो दिस इज आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यूएस, चाइना, देन जापान एंड देन इंडिया, राइट। तो ये आप देख रहे हो। फिर इनका आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, आप बात कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, ये सारे आप पॉइंट्स लिखोगे और इसी को आप थोड़ा सा कीवर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे तो आई थिंक आपका ये 6 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने देखा एक सैंपल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है भाई, जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हो तो हम चलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करते हो तो आपने देखा था कि वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने फाइल डालना ही भूल गया वो लोग फाइल डालना ही भूल गए, तो वहां पे फाइल डाला ही नहीं है। तो हम कंपार्टमेंटल एग्जाम वाले पेपर को ही क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम जो हुए थे वहां पे आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस कौन से क्वेश्चन है जरा गौर कर लेते हैं। यहाँ पे बहुतों बार हमने इसे डाउनलोड किया है, एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पे इस चैप्टर से आते हुए क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन सेंट्रल एशिया नॉट एसोसिएटेड विथ, ये दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे वहां पे पहले चैप्टर से आते हुए दिख रहा है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का कौन सा इनमें से एक एजेंसी नहीं है, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है भाई, ठीक है ना। अब बात कर लेते हो एक असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन की, द कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट आ गया। ग्लोबलाइजेशन की बात करो आप यहाँ पे, आइडेंटिफाई द स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1958, ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स से आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख रहे हो एक असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द स्टेट, ये भी हमारे पास नहीं है, इंडियन लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये। हु अमंग द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय नहीं, नहीं कल्चर नहीं भाई साहब नहीं। चलिए यहाँ पे अब देख लियो, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीति आयोग नहीं रिलेटेड है, आसियान वे, देख लो आ गया क्वेश्चन। चलो इसे आप ऐड कर दो भाई साहब, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन देख रहे हो आप। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये है हमारे पास पी बाई क्यू 2024-25 कंपार्टमेंटल, ठीक है ना। एक्सप्लेन द टर्म आसियान वे, आपने देखा था वहां पे हमने आसियान वे के अंदर डिस्कस की थी म्यूचुअल ट्रस्ट की, म्यूचुअल कोऑपरेशन की और नो कन्फ्रंटेशन की और लाइक इनफॉर्मल टॉक की, ये सारे हमारे पास क्या थे, आसियान वे होते हैं जिसके जरिए आप फिर प्रोटेक्ट करोगे आप अदर्स सोवरेनिटी की ऑल्सो, मतलब दूसरे कंट्री के संप्रभुता को भी आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करने की बात करोगे। तो ये सारे आसियान वे के अंदर आते हैं और यहाँ पे आपने देखा कि 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और देखते हैं कोई और क्वेश्चन आया हुआ है क्या, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ये भी हमने कल देखा था, ग्लोबलाइजेशन, रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, ये भी नहीं।
प्राइम मिनिस्टर नहीं, बांग्लादेश वार नहीं, टॉक थेरेपी पहला चैप्टर से, डिस्क्राइब एनी 4 चेंजेस दैट अकर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार, ये भी आपका कोल्ड वार फर्स्ट चैप्टर, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी, अलग हमारे पास सिक्योरिटी अभी हमने जो बात की उस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट नहीं, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया नहीं, इंदिरा गांधी नहीं भाई साहब, इससे भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्शन डी की बात कर रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आप देखोगे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये भी अलग है हमारे पास। फिर यहाँ पे बात करते हो तो ये तो अलग क्वेश्चन है ही, मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना ये। फिर बात करते हो यहाँ पे ये कार्टून की, ये कार्टून हमने आपको दिखाया था, आई होप कि आपको याद होगा। चलिए इसको कार्टून को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया, और हमने अभी आपको पिछला सेशन जब कंक्लूड हो रहा था तो वहां पे आपको बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे पिक्चर्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के अंदर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक अलग तरीके का स्ट्रेटजी इख्तियार करना पड़ेगा। मैं जल्दी एक पिक्चर बेस्ड सेशन लेके आऊंगा आपके इस क्या बोल सकते हो आप, पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको दिखेगा चेंज होते हुए। थोड़ा सा दिखेगा आपको, ठीक ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये दोनों जो क्वेश्चन देख रहे हो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन जो हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो PYQ 2024-25 के कंपार्टमेंटल एग्जाम से। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो सैंपल पेपर है वहां पे आपने एक क्वेश्चन आते हुए देखा है 6 मार्क्स से। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आसियान वे से एक क्वेश्चन ऑलरेडी 2 मार्क्स वाले सेक्शन में आ रखा है, आराम से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, वो है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहते हैं। यहाँ पे अगर गौर कर रहे हो तो इस कार्टून को देखिए और बताइए कि क्या आप यहां से कंक्लूड कर रहे हो, व्हाट वाज कंटेंट इन द रेड बुक शोन इन द कार्टून। रेड बुक जो है वो क्या है, ये जो रेड बुक ये कैरी कर रखे हैं, यहाँ पे ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि भाई कम्युनिस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हो आप। यहाँ पे वो मेंशन था हमारे पास किसके अंदर, इस बुक के अंदर, जो कि माओ के द्वारा क्या किया गया था, प्रोपेगेट किया गया था। Who was Mao as shown in the cartoon? Mao was the leader, a communist leader who promoted like USSR kind of economy in China, and he was very much popular for his like views associated with socialism and communism, right? तो ये आपने देख लिया कि माओ के बारे में पूछा जा रहा है, तो रेड बुक में वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, Who was Mao as shown in the picture, ये कौन थे। What two changes do you find in China from then to now? यहाँ पे एक तो आप देख रहे हो कि एक तो बुक हो जाएगा और एक इनका टाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हो कि इस पिक्चर में आप कनेक्ट करो इसे कम्युनिज्म से, ठीक है ना, दिस इज द पीरियड ऑफ कम्युनिज्म। और यहाँ पे बात कर रहे हो आप कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म। 2 पॉइंट आप आराम से बता सकते हो। देखिए टोटल 4 मार्क्स का यहाँ से और एक मतलब 2 मार्क्स का यहाँ पे, मतलब मोटा मोटी आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप आते देख रहे हो यहाँ से, मतलब ओवरऑल 6 मार्क्स आप देखोगे यहाँ से पूछे जा रहे हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखोगे आपसे पूछे ही जा रहे हैं। और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए भी देखिए क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी हम आपके सामने रख देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके सामने हम रख देते हैं, का क्या है अल्टरनेटिव क्वेश्चन है ये। चलिए इसको भी आप ट्राई कीजिए, ये है हमारे पास विजुअली इंपेयर्ड के लिए, बट हमारे लिए जरूरी हो जाता है हर तरह के क्वेश्चन को देखना, ठीक ना। चलिए ये है हमारे पास उसी क्वेश्चन का और पार्ट। 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों को आप देख सकते हो, एक मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। इन विच ईयर डिड द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना टेक प्लेस, आपको साल बताना है। नेम द लीडर हु लेड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना, माओ। नेम द प्रीमियर ऑफ चाइना हु प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन, आपने बात की थी हुज की, सॉरी हु की नहीं, आपने बात की थी जियाओ पिंग की, ठीक ना। इन विच ईयर वाज एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, दैट वाज द ईयर ऑफ 1982। आई होप कि आपको याद होगा 1982 में क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, और 1998 में
इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, कहां पे? चाइना के अंदर। ये भी क्वेश्चन देखिए 4 मार्क्स के लिए, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। सेम ईयर के लिए क्वेश्चन है। और कोई अल्टरनेट क्वेश्चन है क्या? चलिए देख लेते हैं। सेक्शन ई, डिस्क्राइब एनी 3 इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नहीं। इंडियन पाकिस्तान प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, नहीं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर असम, नहीं। क्रूशियल इशू इन विच ब्रॉड एग्रीमेंट हैज बीन पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं नहीं। ये सारे क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो आप मोटा मोटी तो आपको बता दे कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कंक्लूजन पे आप आ जाते हैं। कंक्लूजन की बात करते हो, कंक्लूजन की बात करते हैं भाई साहब आप, कि कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात करते हो आप। कंक्लूजन बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन पी वाई क्यू ऑफ 2024-25, 2024-25 का आप पी वाई क्यू देख लो। वो भी कंपार्टमेंटल, चूंकि मेन एग्जाम का हमारे पास पेपर नहीं था तो हम कंपार्टमेंटल एग्जाम को ऑब्जर्व किए हैं इसके हिसाब से। एंड सैंपल पेपर, सैंपल पेपर 2025-26, यहां पे अगर आप देखते हो तो दोनों को मिलाने के बाद आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा कि दे आर आस्किंग 6 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स, अप टू मान के चलो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछ रहे हैं। 6 मार्क्स से क्वेश्चन आप देख रहे हो यहां से पूछ रहे हैं। तो 6 मार्क्स मतलब आप मान के चलो 6 से 8 मार्क्स मोटा मोटी मैक्सिमम आप टारगेट कर सकते हो इस चैप्टर से, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा आई हैं। तो आपको एक पिछले चैप्टर की बात करें तो वहां से भी आपने देखा था कि 3 से 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर पिछला चैप्टर की बात करते हो जहां पे हमने बात की थी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की, और साथ साथ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में तो हमें कुछ अनइवन स्ट्रक्चर देखने को मिला था। पीवाईक्यू का पैटर्न कुछ और था और सैंपल पेपर जो इन्होंने दिया उसमें कुछ और पैटर्न था, हमने देखा है। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि मोटा मोटी अगर आप देखते हो तो 6 से 7 मार्क्स आप देख रहे हो इन सभी चैप्टर से आते हुए। तो आपको एक अंदाजा लग गया कि आप कितना मार्क्स के लिए इस चैप्टर को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और अपना प्लान ऑफ एक्शन कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास हमारा कंक्लूजन। तो दिस इज कंक्लूजन बेस्ड ऑन पीवाईक्यू 2024-25 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंटल एग्जाम एंड सैंपल पेपर 2025-26, जहां पे 6 मार्क्स आप देखेंगे इस चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्विज की हम बात करें, यहां से आपका क्विज स्टार्ट होगा। चलिए हम चलते हैं क्विज के ऊपर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटिकल, हाँ गौर कीजिएगा, ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू में मे भी पूछे जाए, क्योंकि वी हैव नो क्लैरिटी अबाउट सीबीएसईज लाइक मिस्चीवियस वर्क। तो हमें पहले से क्या कर लेना, अपने आप को रेडी कर लेना, ताकि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हमें वहां से घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर देख ले तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं एक पहले क्वेश्चन की, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओई व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1940। अब बात कर रहे हो यूरोपियन यूनियन से के इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन मतलब आपने देखा कि क्या क्रोनोलॉजी एसोसिएटेड था, जिसके जरिए आप देखेंगे आपका यूरोपियन यूनियन जो बन के आ रहा वो पहले जो ट्रांजिशन फेज से गुजरेगा, लाइक इकोनॉमिक यूनियन से वो ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, पॉलिटिकल यूनियन की तरफ। तो वहां पे उसके अर्लियर फेज में क्या उसके पर्पस थे उसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक ना। चलिए तो इस पिक्चर को हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने रख देते हैं। बताइए मुझे फटाफट आंसर इसका क्या होने वाला है। So what was the primary function? What was the primary purpose of the Organization for European Economic Cooperation when it was established in 1948? To create a European Parliament with directly elected representatives? No. To channel US financial aid for reviewing Europe's economy? Okay. To create a collective security structure against the Soviet bloc? No. To establish a common European currency to revival टू राइवल यूएस डॉलर, ऐसा था क्या? नहीं। तो आपको यहाँ पे एक ही आंसर दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है भाई? रिवाइव यूरोप्स इकोनॉमी। आपको पता है कि वहां पे आपको फंड दिया जा रहा है किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। और उस फाइनेंशियल एड को आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना, सभी जो कंट्रीज जो कि अभी भी क्या है अफेक्टेड हैं, उबरने की कोशिश कर रहे हैं उस वर्ल्ड वार 2 के सदमे से,
उनको अर्जेंटली नीड चाहिए और वहां पे उनके हिसाब से जो फंड यूएसए की तरफ से आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाएगा, चैनलाइज किया जाएगा और यूरोप के इकोनॉमी को क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए आप देखेंगे ओ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फॉर्मेशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है 1948 में। ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन है, which of the following best describe the ASEAN way, सॉरी आसियान वे। अभी आपने देखा इसका क्वेश्चन लाइक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2 मार्क्स में पूछा गया था। एज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन अमंग इट्स मेंबर स्टेट, आप बात कर रहे हो आसियान वे की। आसियान वे क्या है भाई? तो जल्दी से फटाफट आप इन सभी स्टेटमेंट को देखिए और हमें बताइए कि इसका क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है, क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है। गौर कीजिएगा अगर आप, तो आपको पता है हमने पहले ही बता रखा कि आसियान वे का मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नो इंटरैक्शन, सॉरी नो कन्फ्रंटेशन एंड देयर विल प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे उससे सिमिलर, मिलते जुलते जो सिमिलर हमें ऑप्शन मिलेंगे उसको हम करेक्ट करेंगे। तो लीगली बाइंडिंग सुपर नेशनल स्ट्रक्चर इन सिमिलर टू द यूरोपियन, नहीं 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 नहीं, सुपर नेशनल स्ट्रक्चर यही तो मेरे हमारा मेन वहां पे कंसर्न था कि आसियान की बात करते हो तो बिल्कुल भी सुपर नेशनल काइंड ऑफ कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। an informal cooperative and non confrontationist style of engagement that would be the correct one। अब फॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, कन्फ्रंटेशनल भी नहीं होगा, तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया। और कॉमन डिफेंस पॉलिसी दैट यूनिफाई द मेंबर्स ऑफ मेंबर्स आर्म्ड फोर्सेस, so this is informal, cooperative and non-confrontationist style of engagement, that would be the correct answer for this question। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी आंसर देख लेते हैं क्या है भाई। यस, दिस इज द राइट वन। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप, हाउ डिड चाइना अप्रोच टू इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर, हाँ इन्हीं के जरिए आपने देखा था कि शॉक थेरेपी, सॉरी क्या किया जाता है हमारे पास, 4 रिफॉर्म्स लेके आ जाता है इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो 4 चेंजेस जो देखोगे मॉडर्नाइजेशन का वो इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। हाउ डिड चाइना अप्रोच टू इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर डेंग जियाओपिंग ऑफ डिफर फ्रॉम शॉक थेरेपी, कैसे ये डिफर कर रहा था? तो आपने देखा था कि पहली बार ओपन मार्केट पॉलिसी यही क्वाइन करते हैं, ओपन मार्केट पॉलिसी यही क्या करते हैं, चाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड इफ यू सी ही वाज वे मोर अहेड ऑफ रसिया। रसिया से देखते हो तो ये काफी पहले ही इस कॉन्सेप्ट को समझ गए थे कि भाई सोशलिज्म थोड़ा सा हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, पहले ही अपने मार्केट को ओपन कर देना। और 1972 में आपने देखा था कि कैसे वो मार्केट ओपन करते हैं, डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ यूएसए के लिए, ठीक है ना। तो यस, by opening its economy in a step by step manner, that's correct, immediately privatizing all states owned have been नहीं, severing economic relations with the united, severing economic relations नहीं नहीं नहीं, by nationalizing agriculture to fund industrial growth, no no no। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हो जाता है बाय ओपनिंग इट्स इकोनॉमी इन स्टेप बाय, धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट आप देखेंगे वहां पे होते हुए, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, पहले इसको मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ग्रेजुअल शिफ्ट आपने देखा था, ग्रेजुअल शिफ्ट, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, और यहीं पे गलती करता है कौन, हमारा यूएसएसआर। आपने देखा था कि यूएसएसआर ऑलरेडी लेट हो रखा था अपने मार्केट को ओपन करने में, तकरीबन 10-12 साल। रसिया सॉरी यूएसएसआर की बात करते हो, चाइना के कंपैरिजन में 10-12 साल लेट होता है। बाद में गौरवाची बातें और रिफॉर्म करते हैं, वो भी अपनी पॉलिसी ऐसे कुछ लेके आते हैं जिससे कि जरिए वो अपना मार्केट को ओपन करेंगे। बट ही वाज नॉट लाइक वेरी मच इन लाइक proper like order where since Chinese people, if you see especially if you talk about Deng Xiaoping ki, so he has planned his economy in a right manner, because he planned his economy in a very gradual way, like the shift from his communism to capitalism will take some time. But if you see, if you go to USSR, there with the help of like those reforms Gorbachev tried to bring changes instantly within a moment. You have seen what happened next to that. You have seen the disintegration was like just about to happen after this coming of reform in USSR। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे ग्रेजुअल चेंज को आपने नहीं लाया, आपने सडनली क्या किया, पूरे सिस्टम को, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, और एक बहुत बड़ा वहां पे चेंज आने की आपने कर दी घोषणा, और वही चेंज लोगों के द्वारा आसान नहीं था अडॉप्ट कर पाना, और वहां पे देखेंगे डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप,
ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ रहे हो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है भाई? द यूरोपियन यूनियन फ्लैग फीचर्स 12 गोल्ड स्टार्स अकॉर्डिंग टू द सोर्स मटेरियल, व्हाई वाज द नंबर 12 चूजन? तो 12 क्यों देख रहे हो आप? इट ऑनर्स द 12 नेशंस दैट फर्स्ट अडॉप्टेड द यूरो करेंसी, इट सिंबलाइजेस परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, it represents the 12 founding members of the European Economic Community, it corresponds to the 12 main objectives listed the Maastricht Treaty, ठीक है ना? सो यस, अगर इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने नोट्स के अंदर क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे आंसर। आप फटाफट सोचिए, बताइए कि क्या इसका आंसर होने वाला। आई थिंक they were looking forward for bringing completeness, perfection and unity, so that's why they had opted for 12 stars there, 12 golden stars. So yes, I think this would be the right answer, ठीक ना? And yes, of course this is the correct one. तो आपने देखा कि ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हो आप, तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन कौन है भाई? ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा इसको फटाफट और बताइए। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया? परफेक्शन, दे वे ट्राइंग टू ब्रिंग व्हाट? परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इवेंट इन 1962 had long term negative implication for India China relation? बताइए, इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर आ गया क्वेश्चन। हमने देखा था, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी कर रखा हमने बहुतों बार। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या होता है 1962 में which had long term negative implication consequences over India China relation, Indo China relation. China's successful bid to join the World Trade Organization, no. A disagreement over cultural exchange program, no. A border conflict over competing territorial claims. India's establishment of the Act East policy, no. Yes, that was dispute at Saichen and in Arunachal Pradesh some territorial disagreement was there and that led to what? This problem, right? तो ये देखा आपने क्या भाई, यहां पे आपने बात की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आसियान रीजनल फोरम व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994? आसियान रीजनल फोरम का क्या मेन पर्पस है, फंक्शन क्या है? टू इंप्लीमेंट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, टू प्रोवाइड अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट्स, ओके, to coordinate security and foreign policy among Asian countries and major powers, that's correct, to administer a common market and production base for the। चलिए आपने देख लिया ऑप्शन, आपने देख लिया स्टेटमेंट, जल्दी से मुझे फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ आसियान इज गोइंग टू बी देयर इन द फॉर्म ऑफ to provide a dispute settlement mechanism for economic no, to coordinate security and foreign policy among Asian countries and major powers, Asian countries या फिर आसियान कंट्रीज, ये नहीं होगा मुझे। अच्छा यही है, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर इसका, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, राइट? तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हो, वो क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ दीज is a significant negative consequence of China's economic reform? चाइना नेगेटिव, हमने देखा कि चाइना का, हमने देखा है कि जो रिफॉर्म्स लाया गया था उसके कंसिक्वेंसेस दिख रहे हैं उनके कंट्री के अंदर। व्हाट डू यू थिंक among all of these options which one is one of those? चलिए फटाफट मुझे बताइए, पहले क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, अपने ऑप्शन आई होप कि देख लिया होगा। According to the text, which of these is a significant negative consequence of China's economic reforms? Increased economic inequality and environmental degradation, that is correct. A stagnation in agriculture production, no. A reduction in foreign exchange, no. A decline in foreign direct investment, नहीं। ये सारी चीजें तो बढ़ी थी, यही तो उसका एडवांटेज था कि मार्केट जब ओपन करते तो ये सारे उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एडवांटेजेस थे। दिक्कत ये आई कि जब सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हो rise in prosperity, rise in wealth, rise in living standard, but it is not there for everyone. तो ये जो अनइवन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वहां पे जरूर देखने को मिलता है जहां पे जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो इंडिविजुअल लेवल पे वर्कआउट करता है। अगर आप देखो कि अर्लियर फेजेस में देखो कि कम्युनिज्म के दौरान वेलफेयर वाली बात जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी, फुलफिल की जा रही थी, पर जैसे ही आप प्राइवेटाइज किए हो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सभी चीजों को, लोग प्रॉपर तरीके से जो नॉलेजेबल हैं, रिसोर्सेबल हैं, वो आराम से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ उनका हो रहा है। बट सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज,
तो वो पुअर रह गए. सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज वाइडनिंग. तो यस, you will see there is increased economic inequality, and along with that obviously they had done huge degradation of environment. ठीक ना, तो ये भी हमने देख लिया. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो इसका आंसर आपने देख लिया, ये हो गया करेक्ट. फिर आगे बढ़ते हो आप. अगला क्वेश्चन है, what is a major factor that limits the European Union's ability to act as a unified power in a foreign relation and defense? ये आपका लिमिटेशन हो गया यूरोपियन यूनियन का. बताइए कि इनमें से कौन सा लिमिटेशन आपने पढ़ा है, कौन सा आपको बेस्ट आंसर यहां पे लग रहा है. What is a major factor that limits the European Union's ability to act as a unified power in foreign relations and ability to attract new members from the former Soviet Union? No, no, no. The lack of permanent seat for any member of the United Security, नहीं, वहां पे ऑलरेडी फ्रांस है, पहले ब्रिटेन भी था. The dominance of US dollar prevents the euro from being used in international diplomacy. No. The fact that the member states often have their own conflicting foreign policies. That would be the most genuine answer here, right? तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो आपने अगर प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर किया है, और यहाँ पे हम उसी एनसीईआरटी को कंपाइल करके आपके सामने कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं. अगर उन सभी चीजों को आपने गौर किया होगा तो आराम से आप क्या करोगे, यस करेक्ट आंसर दे पाओगे. ठीक है ना. चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट बताइए क्या होने वाला है यहाँ पे इसका आंसर. क्वेश्चन है भाई 9th नंबर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमने डिस्कस नहीं किया है इस बार रिवीजन के दौरान. चलिए अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आ गया. चलिए अब आप हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन? आपने देखा था कि दिस इज वेरी मच एसोसिएटेड विद व्हाट, द अटैक bombing of Nagasaki and Hiroshima by USA forced this Japanese forefathers to come up with some conclusion where in near future they have some restrictions for what, utilization or what do you say, use of nuclear weapons. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आर्टिकल 9 आप समझ सकते हैं कि ये था हमारे जापान के पास से रिलेटेड एक ऐसा डिसीजन जहाँ पे जापान ने जो झेला वो कोई और ना कंट्री झेले, उसकी तरफ हम बात करते हैं. इट रिनाउंसेस वार एंड द यूज ऑफ फोर्स एज द मींस ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट. It requires Japan to contribute at least 10% of the regular United Nations budget. No. It establishes Japan as a member of G7. No. It mandates that Japan maintain a security alliance with the United States. I don't think this would be the correct one. I think this would be the correct one. यहाँ पे जापान क्या करता है, रिनाउंस करता है उन सभी बातों को जिसके जरिए क्या हो जाएगा, जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ था जापान के सामने वर्ल्ड वार 2 के अंत में, वो किसी और कंट्री के पास ना हो. तो रिनाउंस करता है युद्ध को, कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे. एंड देयर विल बी नो यूज ऑफ फोर्स एज अ मींस ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट. कभी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए हम युद्ध नहीं लड़ेंगे. ये है जापान के आर्टिकल 9 के अंदर मेंशन किया गया एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैंने बोला था कि जापान के पास से ही कनेक्टेड है. ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया फ्रॉम द 1960s टू 1980s इज वाइडली नोन बाय व्हाट फ्रेज? आपने देखा था, हमने वहां पे स्ट्रेस भी डाला था कि जो कैपिटल है हमारी साउथ कोरिया की, वो एक रिवर के ऊपर बसा हुआ है. ठीक है ना. और उसी रिवर के ऊपर आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज होते हुए, तो इसीलिए उसे बोला जाता है भाई मिराकल ऑन द हान रिवर. तो आंसर हो जाएगा क्या भाई, मिराकल ऑन द हान रिवर. दिस इज फोर मॉडर्नाइजेशन. ये तो चाइना से रिलेटेड, मार्शल प्लान यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है. मार्शल प्लान यस यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है. और फिर बात करते हो द ओपन डोर पॉलिसी, ये हमारे पास चाइना से रिलेटेड है. तो भाई यहाँ पे ये तीनों हमारे पास अगर देखते हो तो साउथ कोरिया से कोई भी कनेक्टेड नहीं. तो साउथ कोरिया आपको पता है उसकी जो कैपिटल है वो हान रिवर पे है. तो ऑब्वियसली वहां पे जो ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो इसी रिवर के ऊपर हुआ है. तो वहां पे इसे बोलते हैं द मिरेकल ऑफ द हान रिवर. ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर. देते हैं आपको यहाँ पे रीजन. यस. तो द explicitly states that South Korea's rapid development into an economic power is termed as the miracle on the Han River. ठीक ना. चलिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट कर लिया हमने इसे. बट अब यहाँ पे देखते हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने फ्लैश कार्ड्स के ऊपर. फ्लैश कार्ड्स हम देख लेते हैं. फ्लैश कार्ड्स होंगे यहाँ पे, फ्लैश कार्ड्स होंगे. थोड़ा सा इसके जरिए हम क्या करेंगे, अपने सारी चीजों को
रिवाइज करेंगे। फटाफट आप यहाँ पे जल्दी से देखते चले जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट से ये आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन को समझने में लिखने में हेल्प करेगा। ये पूरे चैप्टर का रिवीजन है और ये बहुत ही भारी मात्रा में आपको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक बार फिर से रिकॉल करें आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम बिगिनिंग से। तो पहला मतलब जो टॉपिक है वो है व्हाट फाइनेंशियल एड प्रोग्राम डिड अमेरिका एक्सटेंड टू हेल्प रिवाइव यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अभी आपने देखा था कि हमने बात की थी मार्शल प्लान की, और वहां पे उसी मार्शल प्लान को लेकर आपने देखा था 1948 में किसकी स्थापना की गई थी भाई, याद होगा आपको, ये हमारे पास है द मार्शल प्लान। आई होप कि अभी याद होगा, रिकलेक्ट कर पा रहे हो आप सारे चीजों को जो भी आपने पढ़ा है। चलिए, फिर ये आपने देख लिया, तो इसका आंसर आपने देख लिया, मार्शल प्लान हो गया। फिर आगे बढ़ रहे हो तो अगला क्वेश्चन है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओईसी was established in which year? OE किस साल इसकी स्थापना की गई थी? तो आपने देखा था किसकी स्थापना की गई थी, हमारी 1948 में। ठीक ना, किस लिए कि चैनलाइज किया जाए, तो हमारे पास जो ऐड आ रहा है यूएसए का प्रोपर तरीके से सभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो कि सफर हुए हैं इस डेवस्टेशन से वर्ल्ड वॉर 2 से। ठीक ना, सो दिस वाज 1948, द ईयर वाज 1948 व्हेन दिस ओई वाज एस्टैब्लिश्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी आपको हमने देखिए, एक ही क्वेश्चन को हम कितने बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन के दौरान भी हमने उसको बता रखा है कि जैसे ही मनी आता है मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप के अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से सभी अफेक्टेड कंट्रीज के अंदर क्या हो चैनलाइज किया जाए। तो उसके लिए आप देखेंगे हम क्या बात करते हैं, एक ओईसी की स्थापना की बात करते हैं और होता है। तो टू चैनल एड फ्रॉम द मार्शल प्लान टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स एंड सर्व एज अ फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग ऑल नेशंस ऑफ यूरोप। तो ये आया था 1948 में, और इसका जिक्र आपने देखा, क्या इसका फंक्शन था वो भी आपने देख लिया। ये सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई साहब, ध्यान रखेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए, Which treaty signed in 1951 established the European Coal and Steel Community ECAC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ध्यान रखेंगे, द ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, जहां पे आप देखेंगे ECAC लाइक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी कब भाई, 1951 में। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको देख रहा है, अभी 1948 की बात आपने की, मार्शल प्लान की बात कर ली, फिर अभी आप देख रहे हो हम 1951 में आ गए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हो आप। अगला क्वेश्चन है, नेम द 6 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। 6 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कौन कौन से थे, तो आप बात करोगे ये मेजर वो कंट्रीज होंगे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे थे यूरोप के अंदर। कौन कौन से भाई, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। यहाँ पे आप देख रहे हो यूके नहीं है, यूके नहीं है, आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है, यूके यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे हो, फिर से एक बार फिर से आपके सामने रख दें, कौन कौन है भाई, फ्रांस। आप देख रहे हो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रहे हैं वेस्ट जर्मनी। रीजन इसलिए है क्योंकि ईस्ट जर्मनी तो आपको पता है कि वो यूएसएसआर के लाइक साथ था उस वक्त, क्योंकि आपने देखा था उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में बट गया था, 2 पोल के बीच में बट गया था, और उसी को बोलते हो कमिंग ऑफ बाइपोलैरिटी। जहां पे एक धड़ जो था वेस्टर्न ब्लॉक वो यूएसए की लीडरशिप में काम कर रहा था यूरोप का, और जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो यूएसएसआर की लीडरशिप में काम कर रहा था, और ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक दोनों क्या हो गया था हमारा, एक लाइक क्या कर रहा था, कोल्ड वार का सिचुएशन पैदा कर रहा था, और उसी के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो वेस्ट जर्मनी की बात करो, इटली की बात करो, बेल्जियम की बात करो, नीदरलैंड की बात करो, एंड लग्जमबर्ग की बात करो, दीज आर द 6 नेशंस व्हिच केम टुगेदर टू फॉर्म दिस यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी। ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, द ट्रीटीज ऑफ रोम साइंड इन मार्च 1957 एस्टैब्लिश्ड व्हिच 2 कम्युनिटीज। जो ट्रीटी साइन किया गया था रोम में 1957 के अंदर, किस 2 कम्युनिटीज की इसने स्थापना की, जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए आंसर बताते हैं आपको, तो वो था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी, जो कि पूरे यूरोप के लिए एक इकोनॉमिक यूनियन के तौर पे काम करेगा, और यही आगे चल के क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा भाई किसमें, एक पॉलिटिकल लाइक ऑर्डर के फॉर्म में, जिसे आप बोलोगे क्या, यूरोपियन यूनियन। तो ईईसी की स्थापना कब हो रही है भाई, 1957 में, किसके, कहां पे, ट्रीटी ऑफ रोम के अंदर, जहां पे आप देखोगे ईईसी की स्थापना होगी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की, और उसके साथ साथ यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी की, यूरेटोम का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये 2 हो गए हमारे पास ट्विंस, जिनका फॉर्मेशन देखेंगे कहां पे होगा, द ट्रीटीज ऑफ रोम के अंदर होगा, ट्रीटीज ऑफ रोम के द्वारा होगा 1957 में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। चलिए
चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, द विच एग्रीमेंट ऑफ 1985 एबॉलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द बर्ड्स, कौन सा ट्रीटी देखोगे एग्रीमेंट हुआ था 1985 के दौरान जिसने कर दिया एबॉलिश सभी बॉर्डर कंट्रोल्स को जो कि किसी मेंबर कंट्रीज के बीच में था, तो वो था सेंजन। ध्यान रखेंगे सेंजन एग्रीमेंट हुआ था 1985 में, जिसके द्वारा जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ईईसी मेंबर के अंदर जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, कंट्रोल्स थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया, डिसमेंटल कर दिया और एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। चलिए, what treaty signed in February 1992 ऑफिशियली established the European Union? याद है आपको, आपने पढ़ा है कि ये था ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट, ठीक ना। सो दिस वाज ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट इन 1992 February. This was like the period when this European Union came in existence. It was established. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो। What are the three core pillars established by the foundation of the European Union? कौन कौन से तीन कोर पिलर्स एस्टैब्लिश किए गए थे इस यूरोपियन यूनियन के द्वारा? तीन कोर पिलर्स एस्टैब्लिश बाय द फाउंडेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, क्या क्या यहाँ पे तीन आप देखोगे। चलिए ध्यान रखेंगे, देखिए 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ से हम डील कर रहे हैं, आपको कीवर्ड्स बता रहे हैं, इसको कुछ अपने भाषा में भी क्या करोगे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान रखेंगे सारे क्रूशियल पॉइंट्स हैं। अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, पहला कॉमन फॉरेन एंड, इसके जरिए आप क्या प्रमोट करने की कोशिश करेगा यूरोप, आपको पता है सुपर नेशनलिज्म, सुपर नेशनलिज्म प्रमोट की जाएगी, जहां पे इनका एक कॉमन करेंसी होगा, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश की जाएगी, बट वो फेल हो जाएंगे, वो अलग बात है। कॉमन उनका क्या हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो आते हुए। सो दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। ये तीन हमारे पास क्या थे भाई, कोर पिलर थे जब हमारे पास यूरोपियन यूनियन 1992 में फॉर्म किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन। नाउ द यूरोपियन यूनियन सिंगल करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर, किस साल इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमने देखा था दैट वाज 2002, ठीक ना। 2002 में इसे क्या किया गया था, इसे लाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हो, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द 12 गोल्ड स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग सिंबलाइज। अभी इसका आपने देखा क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में कि जो 12 गोल्डन स्टार्स है यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में, वो क्या डिनोट करते हैं, ये क्या डिनोट करता है भाई, completeness, solidarity and harmony with the number 12 representing perfection, completeness and unity। ध्यान रखेंगे क्या रिप्रेजेंट करता है ये, परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। आपने एमसीक्यू में भी देखा था इसका जिक्र, हमने इसे अभी भी एक बार फिर से देख लिया। चलिए व्हाट इज द यूरोपियन यूनियंस प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर द ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू द सोर्स मटेरियल, सोर्स मटेरियल जो आपके पास दिया गया उसके अनुसार क्या हो सकता है, 19.35 ट्रिलियन, और ये 2024 के हिसाब में 2024 में एक्सपेक्ट किया गया था और ये हुआ भी, और 2040 तक ये टारगेट है कि ये सरपास कर जाएगा किसको भाई, हमारे यूएस को भी, ठीक है ना। ये हमारे पास डील था 19.35 यूएस ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, ये आपने देख लिया। चलिए विच यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट होल्ड्स अ परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन काउंसिल, ये है इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन especially with respect to what its मिलिट्री पावर, ठीक है ना। यहाँ पे बात करो किसकी, फ्रांस की, ठीक है ना। फ्रांस एक लौता यहाँ पे है जो कि इस यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या करता, होल्ड करता परमानेंट, कहाँ पे, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वीटो पावर है इसके पास, ठीक ना। चलिए हाउ आर द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइज, देखिए ये सारे स्टैट्स आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। दिस इज सेकेंड आफ्टर यूएसए, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, जो आर्म्ड फोर्सेस की आपने बात की। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द डीप सीटेड स्केप्टिसिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द यूरोपियन इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा, जिसे आप बोलते हो क्या, क्या बोलते हो, सुपर नेशनलाइजेशन जिसे बोलते हो, इंटीग्रेशनिस्ट यहाँ पे आप उससे बोल रहे हो, तो वो क्या एजेंडा भाई, यूरो स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, क्योंकि इस यूरोपियन यूनियन इसे के अंदर जो यूरो करेंसी है उसको हर एक मेंबर कंट्री के अंदर कंपलसरी माना जाता है कि वो फॉलो करेंगे, बट कुछ एक कंट्रीज लाइक स्वीडन, डेनमार्क ने उसका क्या किया, अपोज किया, और फाइनली इसे ही आप यहां से देख रहे हो डिस्कस किए जाते हुए। हाँ, which two countries mentioned in the text resisted the Maastricht Treaty and the adoption of the euro, ये कौन है भाई, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है ना। अभी इनका जिक्र किया तो देखिए आगे हो। चलिए आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 बाय द साइनिंग ऑफ व्हिच डॉक्यूमेंट, आपने देखा था कि वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पे भाई, थाईलैंड की कैपिटल क्या है भाई, हमारी बैंकॉक, वहां पे ये साइन किया गया था और वहां पे
ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हो भाई, दिस द 5 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान, इम्पसैट मैंने ट्रिक दिया था ना उसका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, दीज आर द कंट्रीज, राइट। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इम्पसैट आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हो भाई साहब, व्हाट वेयर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान एट इट्स फाउंडिंग, पहले क्या करना, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा, एक्सलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट विल बी ब्रॉट अप, ठीक ना, ये हमने देख रखा। चलिए व्हाट इज, पहले क्या था, हाँ ये हमने देख रखा, व्हाट इज द आसियान वे, आपने देखा था दिस इज एसोसिएटेड, ये क्वेश्चन आपने एमसीक्यू देखा है, आपने देखा कि सैंपल पेपर में पूछा गया 2 मार्क्स में, तो दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन among the member nation where they don't do confrontation, they do formal talk and cooperate with each other, so interaction that is informal, non confrontationist and cooperative with a critical respect for national sovereignty, ये हो गया इनका आसियान में, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो यही पॉइंट लिख के आओगे, ठीक ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हो, इन 2003 आसियान एग्रीड टू एस्टैब्लिश एन एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग विच 3 पिलर्स, 3 पिलर कौन कौन से थे भाई, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड व्हाट, कौन कौन सा था भाई, सॉरी पहला था इकोनॉमिक, फिर था हमारे पास सोशियो कल्चरल, और एक कौन सा था भाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक, सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल, ये 3 वहां पे क्या है, इकोनॉमिक क्या है, आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर्स हैं, ठीक है। चलिए कब आया था जरा गौर कीजिएगा, डेट दिया गया क्या, 2003 में, ठीक है। चलिए what do the 10 stalks of paddy in the ASEAN logo represent, this tell us about 10 Asian Southeast Asian countries bound together in friendship and solidarity, ठीक है ना, 10 जो इसके मेंबर नेशन है उनको ये रिप्रेजेंट करता है, 10 मेंबर नेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए the which established in 90 the what established in 1994 is the ASEAN organization that carries out coordination of security, yes this is अभी आपने बात की थी इसकी ANRF की, आसियान रीजनल फोरम की, आसियान ARF की, सॉरी अभी आपने देखा कि इससे क्वेश्चन आपको पूछा गया था एमसीक्यू के अंदर, सो दिस इज आसियान रीजनल फोरम जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में, और इसका मेन पर्पस क्या है भाई, और कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी विद इन एशियन एमंग एशियन कंट्रीज, ठीक ना। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के क्या की ऑब्जेक्टिव है, तो बेसिकली यहाँ पे बात करो, क्रिएट अ कॉमन मार्केट, जहां पे बात करते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, एंड प्रोडक्शन बेस विद इन एशियन स्टेट्स एंड एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन द रीजन, आपको प्रोडक्शन और ट्रेड जो मेंबर कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, उन्हीं कंट्रीज के अंदर क्या करना, प्रोपेगेट करना, प्रमोट करना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी रीजन के अंदर लाने की कोशिश करना, ये यहाँ पे मेन इंटेंशन है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ASEAN's long-term plan that defines an outward-looking role in the international community, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजन 2020 बाहर हो गया है पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर देख रहे हो तो क्या था भाई, दिस इज एक्चुअली विजन 20, जहां से आप देखेंगे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये क्या था भाई, दिस इज एक्चुअली हाँ, the central function of this plan is that it has defined an outward looking role for ASEAN in the international community, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसके रोल होंगे उसको ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। अब आते हो अगले क्वेश्चन की तरफ, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी बिगैन इन द अर्ली 1990s, दैट्स करेक्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूपीए and was succeeded by Act East policy when first time in this 21st century NDA comes, और वहां पे इसे क्या बोलोगे आप, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास क्या भाई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आता है भाई, 2014 में, जब एनडीए वापसी करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी भी, हाँ ये आपने देख लिया। चलिए इन व्हाट ईयर डिड द आसियान इंडिया फ्री ट्रेड केम इनटू इफेक्ट, इसको आपने देखा है 2010 के अंदर, इसके लिए आपने देखा था कि पिक्चर भी वहां पे दिया गया, ठीक है, 2010 की बात कर रहे हो आप। चलिए इन व्हाट ईयर डिड, ये आपने देख लिया, तो 2010 में आता। आफ्टर द 1949 रेवोल्यूशन चाइनाज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन व्हिच कंट्रीज मॉडल, यूएसएसआर आपने बार बार देखा, दिस इज सोवियत मॉडल, ठीक है। चलिए आफ्टर द 1949 रेवोल्यूशन चाइनाज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन व्हिच, ये आपने देख रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन 1973 चाइनीज प्रीमियर जाओ इनलाई प्रपोज मैंने एक पॉइंट बताया था कि 4 मॉडर्नाइजेशन जो प्रपोज किया जाएगा वो किनके द्वारा किया जाएगा, जॉ इनलाई के द्वारा, तो डेन जियांगपियांग क्या था, डेन
जॉबिंग जो होंगे वो प्रमोट करेंगे क्या, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट यू से इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो ध्यान रखेंगे। जॉब इनलाय के द्वारा क्या प्रमोट किया जाएगा, फोर मॉडर्नाइजेशन। और वो क्या था भाई, वो था हमारे पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस के अंदर क्या करना हमें प्रमोट करना है, फोर मॉडर्नाइजेशन चाइना के अंदर, ठीक है। व्हाट वर द फोर मॉडर्नाइजेशन प्रपोज्ड बाय जॉ इनलाई इन 1973, और क्या था भाई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, नॉट स्पेस, स्पेस बोलते हैं मिलिट्री। इन चार बेसिस पे चाइना को क्या करना, मॉडर्नाइज करना। ये रिफॉर्म समझिए तो आया था, लाया गया था पहली बार लार्ज स्केल पे जॉ इनलाई के द्वारा, और इसे इन्हें बोला जाता है प्रोपराइटर ऑफ रिफॉर्म्स इन दिस मॉडर्न पार्ट ऑफ चाइना आफ्टर कम्युनिज्म, ठीक है ना। चलिए, व्हाट वर द फोर, ये आपने देखे रखा है। In 1978, which Chinese leader announced the open door policy and economic reforms? अब बात करें आप किनकी, डेंग जियाओपिंग। यही पहले लोग पर्सन होंगे जो कि क्या करेंगे, मार्केट को ओपन करेंगे, ओपन डोर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, स्पेशली किसके लिए, यूएसए के लिए। और फिर यहां से आप देखोगे हमारे पास क्या दिखेगा, प्राइवेटाइजेशन का दौर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, व्हाट वाज द गोल ऑफ चाइना ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस्ड इन 1978? ओपन डोर पॉलिसी स्पेशली किसके लिए था भाई, जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। जो बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी, जो कैपिटल बाहर से आएगी, उसके जरिए क्या करेंगे हम, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और वो हमारे लिए क्या होगा, डेवलपमेंट लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा कंट्री के अंदर, ठीक है ना। चलिए, ये आपने देख लिया। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ शॉक थेरेपी चाइना ओपन इट्स इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। आपने देखा था शॉक थेरेपी वाज लाइक अ ट्रीटमेंट इंस्टेंटली गिवन टू यूएसएसआर, like reforms introduced very randomly, और इसलिए लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और वहां पे देखते हो डिसइंटीग्रेशन। बट यहाँ पे जो लाया जाता वो ग्रेजुअल था, स्टेप बाय स्टेप था। When did the privatization of agriculture begin in China? अभी आपने देखा that was the period of 1982, correct। अगला क्वेश्चन होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। Trade barriers in China were initially limited only in a specific areas known as what? Special economic zone, जो कि देखेंगे सेज बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद चाइना बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉलोइंग इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म। जिसके चलते इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चाइना करता है, जिसके चलते क्या होगा, चाइना बन जाएगा वर्ल्ड का बिगेस्ट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये हो गया आंसर। इन व्हाट ईयर डिड चाइना एक्सीड टू द, हाँ एक्सेशन की बात कर रहे हो, एक्सीडेड एक्सीड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2001 की बात करते हैं, राइट, यस करेक्ट, ठीक है। चलिए, व्हाट आर सम ऑफ द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? तो हो गया इनइक्वालिटी, एंड दूसरा क्या था भाई, इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। वुमेन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन वाज सो पैथेटिक, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशंस फॉर वुमेन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यस, करप्शन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये सारे पॉइंट्स हो गए। देखिए, 4-5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आप समझिए कि इसी पॉइंट को आपको क्या करना, सिर्फ एक्सप्लेन करना। ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए, वो ये सारे कीवर्ड्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए। और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा कोई सपोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा। व्हाट वाज द पॉपुलर स्लोगन फॉर अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर इंडिया एंड चाइनाज इंडिपेंडेंस सिग्निफाई होप फॉर देयर रिलेशनशिप? हिंदू चाइना भाई भाई, ठीक है ना, हिंदी चीनी भाई भाई, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। द साइनो इंडियन border conflict of 1962 was over competing territorial claims switched to principal regions। एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा क्या था, अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। चलिए, talks to resolve the India China Indo China border issue were initiated in which year? That was in 1981, ठीक है ना। और उसी टाइम में देखेंगे हमारे राजीव गांधी भी विजिट करते हैं इस चाइना को। Which Indian Prime Minister visit to China in December 19 provided an impetus for improving relationship? That will be राजीव गांधी, ठीक है ना। चलिए, फिर बात करो आप, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इंक्रीज फ्रॉम 338 मिलियन यूएस डॉलर इन 1992 टू ओवर हाउ मच बिलियन, 84 बिलियन इन यूएस डॉलर इन 2017। और आपने देखा था कि पर ईयर वो 30% के रेट से वो क्या कर रहा, बढ़ रहा। So despite having few natural resources, which Asian country became the third largest economy in the world by 2017? That is Japan, ठीक है ना। जापान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड हैविंग अ लिमिटेड रिसोर्स, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, तो आप पूरे चैप्टर का रिवीजन हमने आपको करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपको हमने रिवीजन करवा दिया। अब बच जाता है आपकी बारी, आप यहाँ से कितने सारे पॉइंट्स को ग्रास्प कर पाते हो। आपका व्यूज यहाँ पे काफी कम आता है, हम समझ सकते हैं। और एक बार अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत करने के पीछे एक ही रीजन है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, काफी बेहतर तरीके से अपना एग्जाम लिखिए और वहां पे अपना
बेस्ट देते हुए फुल आउट ऑफ फुल लेके आइए। चलिए, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं अपना आज का सेशन। मंडे वाले सेशन से आप देखेंगे एक फ्रेश टॉपिक हम लेके आएंगे, और नॉर्मल जो सीयूटी वाला सेशन चल रहा है, नॉर्मल जो बोर्ड सपोर्ट चल रहा है, वो तो चलेगा ही। तो बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम में हम इसी तरीके से और भी आपके लिए फ्रूटफुल कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।